अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और फ्राइडे की शाम है। कुछ बीच में तातुल रहा, उसके बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज के प्रोग्राम में हम ज़िंदगी की बात करेंगे और ज़िंदगी में या तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ऐसे दिनों की तलाश में होते हैं जब सब अच्छा हो और सब बेहतरीन हो, या फिर हमने एक ख्वाब देखा होता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सब मज़ेदार चलता रहेगा, यानी जैसे कोई जन्नत का माहौल हो। मगर जो दुनिया का सॉफ्टवेयर है वो इस तरह का नहीं है। दुनिया के सॉफ्टवेयर में चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। क्या जब चैलेंजेस आते हैं तो हम उनके नीचे दब जाते हैं, हमारी शख्सियत, हमारी जो हमारे अंदर ताकत होती है वो दब जाती है, कम हो जाती है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। क्राइसिस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है या नहीं छुपी होती, ये कौन खोज निकालता है, ये कौन ढूंढ के निकालता है। और फिर ज़िंदगी के इस व्हिरलविंड में, ये वावड़ोले में किस तरह से हम अपना संतुलन, अपना बैलेंस कायम रखते हैं या नहीं रख पाते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं CEO विलिंगवेज के डॉक्टर सदाकत अली। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और अब मैं एक मखमसे में फंस गया कि गर्ल्स की तरफ जाऊँ या बॉयज़ की तरफ जाऊँ, तो मैं इसी हाथ से शुरू करता हूँ। मिस शमाला बतूल हैं, हमारी डेप्टी डायरेक्टर हैं विलिंगवेज लाहौर में। मिस मनहल ख़ान हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मिस आमना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इधर COO विलिंगवेज के अब्दुर्रहमान सदाकत साहब जो कि एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और सीनियर काउंसलर हैं नदीम नूर साहब, और उनके साथ आमिर हाशिम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर सदाकत, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो ज़िक्र किया, आपने लाइफ में काम करते हुए 40 साल गुजारे और काउंसलिंग के शोबे से वाबस्ता रहने से पहले एज ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिशनर आप काम कर रहे थे, और फिर उसके बाद एडिक्शन साइकेट्री, जिसको समझा जाता है कि बहुत ही पेचीदा मुश्किल बीमारी है, और उसमें ना सिर्फ फ़र्द वाहिद जो इसका शिकार होता है बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी, और फिर मुआशरे में उससे जुड़े हुए लोग, जो इकाई से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब इससे मुतासिर होते हैं। ये जो चैलेंजेस ज़िंदगी के आते हैं पर्सनल लेवल पे, मुआशरे के लेवल पे, इनके ऊपर एक तायराना जायज़ा दीजिए। अच्छा, अपने बचपन से मैंने ये सोचा था कि ज़िंदगी जो है बड़ी स्मूथ होती है और सब अच्छा होता है, क्योंकि बचपन में जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं उन कहानियों में यही होता है इख्तिताम कि फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। हम ज़्यादातर कहानियाँ जो पढ़ते हैं वो परियों की और बादशाहों की और ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ के खुश होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत शहाना जाहो जलाल भी होता है और कोई मसला भी नहीं होता और उनका हुक्म चलता है। आज 21वीं सदी में ज़िंदगी की बहुत सी बहारें देखने के बाद मुझे जो याद पड़ता है वो ये है कि ज़िंदगी एक मिला जुला खेल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके पास अच्छे दिन आते हैं और फिर कभी कभी बीच में ऐसे दिन आते हैं जिनको हम चैलेंजिंग डेज़ कह सकते हैं, क्राइसिस के दिन कह सकते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, हम उन लम्हात को एंजॉय नहीं करते जो हमारे सामने होते हैं, और हम सोचते हैं कि 10 साल बाद हम एंजॉय करेंगे जब ये हो चुका होगा, या जब बच्चे जवान हो चुके होंगे, अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ रहे होंगे तो फिर हम एंजॉय करेंगे। तो ये जो एक फ्यूचर डेट रखी होती है एंजॉयमेंट की, ये बड़ी कबाख्तें पैदा करती है, क्योंकि जब वो डेट आती है तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है। सर, डेट पे तो लोग बड़े खुश होते हैं, वो तो आज के लम्हात में होती है ना, लेकिन ये जो फ्यूचर डेट होती है, जो आप सोचते हैं कि 50 साल की उम्र तक जब आप माली तौर पर आसूदा हाल हो चुके होंगे और आपके बच्चे पढ़ लिख के जवान हो के शादियाँ कर चुके होंगे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल कर रहे होंगे, तो फिर आप इंजॉय करेंगे।
ऐसा कोई वादा नहीं है इंसान के साथ, हमें इस दुनिया में भेजते हुए हमसे कोई वादा नहीं किया गया था कि आपकी ज़िंदगी में बस सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, फूल ही फूल खिले होंगे और कांटे नहीं होंगे। और हम अज्यूम कर लेते हैं, हम ये पता नहीं कहाँ से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब हरा ही हरा होगा, बेहतरीन होगा। और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती भी हैं, और फिर अचानक एक दिन कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है, उसे टर्मिनल इलनेस होती है जैसे कैंसर, या एडिक्शन का शिकार होता है, या कोई कारोबार अचानक तबाह हो जाता है, डिवोर्स का सामना हो जाता है, कोई और किसी तरीके से इंसान के करियर में मुश्किलात आ जाती हैं। जैसे फिल्मी अदाकार होते हैं तो यकायक उनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो जाती हैं। कोई खिलाड़ी है, कोई करेक्टर है तो उसके बुरे दिन आ जाते हैं, बैड पैच आ जाता है, कोई शुरू हो जाती है ज़िंदगी में। अच्छा, एक और भी गलत फहमी है कि जो हमें बचपन से ज़हन में बैठी होती है कि अगर हम गलती कोई नहीं करेंगे तो क्राइसिस कोई नहीं आएगा। अच्छा, ये बात दुरुस्त नहीं है। ज़्यादातर गलतियां करने से क्राइसिस ज़्यादा आते हैं, लेकिन गलती ना करने से कोई गारंटी नहीं है कि कोई क्राइसिस नहीं आएगा। बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी गलती के क्राइसिस आ सकता है। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो दांव पे लग सकती हैं, आपके जो असासे हैं वो छिन सकते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ के दरपे होते हैं कि जो आपने अपनी मेहनत से असासे बनाए हैं वो उसको एक झटके में आपको उससे महरूम कर सकते हैं। और हमने को बचपन में कुछ चीज़ें सुनी होती हैं जो कि अच्छी हैं, ज़िंदगी के लिए अच्छी गाइडलाइंस हैं, अच्छा इंसान बनाने में मदद करती हैं, पर वो इतनी दुरुस्त नहीं हैं। जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में, पर वो करेक्ट नहीं होती, वो दुरुस्त नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ज़िंदगी में कि कर भला सो हो भला, तो ये को बहुत दुरुस्त नहीं है कि आप लोगों का भला करेंगे तो लोग भी आपका भला करेंगे। हो सकता है वो आपका भला करें, हो सकता है वो ना भी करें। और भरोसे की बातें होती हैं, दूसरे इंसानों पे भरोसे की बातें होती हैं, क्योंकि इससे ज़िंदगी चलती है। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि आप अगर किसी इंसान पे भरोसा कर सकते हैं तो वो आप खुद हैं, और दूसरे इंसान जो हैं कभी काबिल भरोसा साबित होते हैं और कभी काबिल भरोसा साबित नहीं होते। फिर इसमें यह भी होता है कि तकलीफ़ें हमें कोई अजनबियों से या गैरों से मिल सकती हैं, लेकिन फिर हैरत होती है कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ें हमें अपनों से मिलती हैं। और ये जो हमारा ख़्याल है कि हमें किसी अजनबी दूर पार के बुरे इंसान से ख़तरा है, तो ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत करीब के इंसान भी हमारे लिए तकलीफ़ और ख़तरे का बायस बनते हैं। हम ज़िंदगी में किसी से दिल लगाते हैं तो बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी बहुत मज़े से अब गुज़रेगी, और हमें लगता है कि जब हम एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं तो हमें लगता है कि ये कस्में जो है सच साबित होंगी। लेकिन फिर वक्त बताता है कि जब वक्त बदलता है तो कस्मों की गिरहें भी खुल जाती हैं, और बाज़ औक़ात जो लोग कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, तो वो फिर बग़ैर ज़िंदा रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और डिज़र्ट कर देते हैं आप लोगों को, ब्रेकअप में चले जाते हैं। ज़रा सी बातों पे लोग ब्रेकअप में चले जाते हैं। सो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा। आप इम्कानात बढ़ा सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन पे चलते हुए आप इम्कानात बढ़ा सकते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मूथ रखने के लिए, या कमोबेश आप तैयारी कर सकते हैं कि जब कोई क्राइसिस आए तो आपके हाथों के तोते ना उड़ जाएं। और वो तैयारी है वो हर क्राइसिस के लिए कोई अलग से नहीं होती। वो इन तमाम क्राइसिस जिनका मैंने ज़िक्र किया है उनके लिए तैयारी बस एक मिलती जुलती होती है, और थोड़ा सा फ़र्क होता है जो आगे जाके आप निकाल सकते हैं। जैसे सर, इंसान तो अच्छा ही सोचना चाहेगा ना, वो तो नहीं ये सोचेगा कि मैं क्राइसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। यही ट्रैप है, यही ट्रैप है। लेकिन अक्सर ये होता है कि इंसान अगर वक्त से पहले किसी क्राइसिस की प्लानिंग करके रख ले
कि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो बेहतर निपटा जा सकता है कि रेदर देन कि उसी वक्त इंसान के ऊपर क्राइसिस की प्लानिंग तो आप नहीं करेंगे, लेकिन क्राइसिस से निपटने की जो प्लानिंग है वो कॉमन ही है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि नहीं, जब मेरी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस शायद आना ही नहीं है तो मैं क्यों तैयारी करूं। और तो ये खुशफहमी में हम रहना चाहते हैं क्योंकि इससे सुकून मिलता है। लेकिन दर हकीकत अगर फ़र्ज़ करें हमारी ज़िंदगी में कोई माली मुश्किलात भी नहीं आती और सेहत का भी कोई क्राइसिस पैदा नहीं होता, कोई बीमारी भी नहीं आती, कोई एडिक्शन का सामना भी नहीं, हमारा कारोबार भी ठीक चलता रहता है, डिवोर्स भी नहीं होती और हमारे ख़ानदान का शिराज़ा भी नहीं बिखरता, लेकिन इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ तो हमें बुढ़ापा तो आएगा ना। तो बुढ़ापा इट्सेल्फ क्राइसिस है, क्योंकि बुढ़ापे के साथ कनेक्शन है आपका इस दुनिया से चले जाने के हवाले से। तो जो कि इस दुनिया में तकलीफ़ें भी हैं और खुशियाँ भी हैं, लेकिन हम आसानी से इस दुनिया से जाने के लिए आमादा नहीं होते। तो ये भी एक क्राइसिस होता है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस आ सकते हैं, पहली बात तो यह है कि हमें ये जानना है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे अजीज़ों अकारब की ज़िंदगी में कोई क्राइसिस हैं, हमारे वालिदैन की ज़िंदगी में, या हमारे खाला मामू चचा ताया फूफो उनकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस, या हमारे कज़न्स जो हैं उनकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस, या हमारी सोसाइटी में जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस। तो इस बात का कभी इम्कान है कि जिस किस्म के क्राइसिस हमारे बड़ों की ज़िंदगी में या रिश्तेदारों की ज़िंदगी में इस वक्त हैं, आगे चल के उनमें से किसी क्राइसिस का सामना हमें हो सकता है। लेकिन हम उन क्राइसिस को हटा सकते हैं अपनी कोशिशों से कबल अज़ वक्त प्लानिंग के साथ। लेकिन पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि बाज़ क्राइसिस जीन्स की वजह से हमारे साथ आते हैं और बाज़ क्राइसिस रवायती कोताहियों की वजह से हमारे साथ आते हैं, जो ख़ानदानों से मुंसलिक होती हैं, घरानों से मुंसलिक होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि नंबर 1 हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे, इस बात को तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। नंबर 2 हमारी ज़िंदगी में जो क्राइसिस हैं या उनका ताल्लुक़ हमारी जीन से होगा या हमारे माहौल की कोताहियों से होगा, जो हम खामोशी से लाशौरी तौर पर सीखते हैं। और हमें 2, 3, 4, 5 क्राइसिस को लिस्ट कर लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उन क्राइसिस की तैयारी कैसे होगी, और जब वो क्राइसिस आएंगे तो हम उन क्राइसिस को कैसे फेस करेंगे और कैसे रिज़ॉल्व करेंगे और अपनी ज़िंदगी को कैसे चलता रखेंगे, और जब क्राइसिस आते हैं तो हम अपने आप को मफलूज करने से कैसे बचाएंगे, क्राइसिस की मौजूदगी में अपने आप को फंक्शनल कैसे रखेंगे और ग्रेसफुली कैसे क्राइसिस से डील करेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब पलट के आएंगे तो मैं ये भी शुरका से पूछना चाहूँगा और शायद अब्दुर्रहमान साहब से पूछना चाहूँ कि आपके ख़्याल में बिगेस्ट क्राइसिस किसी शख्स की ज़िंदगी में क्या हो सकते हैं राइट आफ्टर द ब्रेक। It is very important for the patient that his family meets him often enough, because going through rehab is not easy for him. I have seen all over the world that the meetings of the family with the patient while he is in the rehab is usually a nightmare. Some treatment centers opt the policy of not letting the family meet the loved one for the first month. It is now a routine. Yes. And that every patient who is admitted in willing ways has a meeting with the family the very next day. And these touch and go meetings are actually 12 in number, and we conduct these meetings in first 15 days, and then there are supervised meetings, and we start moving to the next goal, which is intervention data presentation. The touch and go meetings are usually conducted in patient's room, and the family is not supposed to sit during the touch and go meetings. Sometimes in these touch and go meetings you'll see a storm of emotions coming from patients. Family can suggest that you can ask your counselor or your doctor, and they are going to help you in this regard.
It is a therapeutic meeting. We need to see the interaction of the family with the patient. Rather, it is a family disease, and we can see the elements and the ingredients of this illness in the family also. The last and the final thing that they have to communicate is that they are going to help him in only one thing, and that is getting rid of the drugs and having an abstinent and sober life. We have to believe that our loved one wants to quit, but he is helpless and he is hopeless at the same time. So we have to provide him help and the hope. So our policy in Willing Ways is to be open, be honest and be transparent. Ultimately, we see honesty is the best policy. It works very quickly and there is a therapeutic change very quickly in the patient. It is आ जाइए जनाब, वेलकम। इससे पहले कि मैं अब्दुर्रहमान साहब से सवाल पूछूं कि आपके ख़्याल में, और पर्सपेक्टिव भी है आप क्योंकि साइकोलॉजी के माहिर भी हैं, मगर यूथफुल होने के नाते हमारे कई दफ़ा पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, और जो बुज़ुर्गी की दहलीज़ पे कदम रखे हुए नदीम नूर साहब हैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका तजुर्बा माशाल्लाह खुद बोलता है। तो पहले अब्दुर्रहमान साहब से। मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं इमिनेंट, वो हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस अक्सर जब लोगों को आते हैं जो उन्होंने फोरसी नहीं किए होते, पहले से प्रिडिक्ट नहीं किए होते, और बहुत ज़्यादा उससे लोग परेशानी में चले जाते हैं जब उनको किसी भी किस्म का सेहत का क्राइसिस होता है। उसके अलावा लाइफ में एजुकेशनल जो है वो सेटबैक्स हो सकते हैं, करियर में सेटबैक हो सकता है, किसी रिलेशनशिप से दूरी हो सकती है, काफ़ी मुख्तलिफ डिपेंड करता है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल से यहाँ पूछेंगे तो वो एक एक दो आपको मिसालें देंगे कि हर एक के पास डिफरेंट होंगी क्राइसिस की सिचुएशन, जिसमें उस वक्त समझ में नहीं आता कि इसको मैनेज किस तरह से करना है। जबकि अगर हम इमोशंस को अपने साइड पर रख के रैशनलाइज करें, जो अपने मसले में करना इतना आसान नहीं होता, दूसरों को मशवरा देना कई मरतबा काफ़ी आसान होता है। अपने प्रॉब्लम में इमोशंस को साइड पे रख के हम सोच नहीं पाते हैं। वही बात अक्सर जो कि बहुत आसान होती है, वो हमें कोई सामने वाला उसके बारे में मशवरा दे देता है। सो जब भी कोई सिचुएशन आए, फॉर द टाइम बीइंग तो आपको बहुत मुश्किल होगा उसके साथ डील करना। फॉर द टाइम बीइंग समझ ही नहीं आएगा कि इस मसले से कभी हम बाहर निकल भी सकते हैं कि नहीं। और अक्सर एक के बाद एक जब मसला आता है तो फिर लोग वहमों की तरफ चले जाते हैं कि मेरे साथ ही इस तरह क्यों होता है, या किसी ने मेरे पे कुछ जादू तो नहीं कर दिया, या कोई नज़र तो नहीं लगा दी है, क्योंकि एक के बाद एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन लाइफ है, उसमें क्राइसिस तो आते हैं, डील करना होता है, एक के बाद एक आप उनको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साकिब, ये बताइएगा कि पर्सनल क्राइसिस ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं जब आप काउंसलिंग में लोगों को कर रहे हैं और आप उनको कन्विंस कर रहे हैं कि यू विल गेट आउट ऑफ इट, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है कि उनको सही होप देना, उनको सही रास्ता दिखाना? देखिए, पर्सनल जो क्राइसिस हैं उनके साथ आपके इमोशंस अटैच होते हैं, और जो दूसरे लोगों के साथ आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एम्पैथी एक चीज़ है जो कारआमद होती है कि अगर मैं इनकी जगह होता, आपको पता है कि आप एक मफरूज़े पे काम कर रहे हैं। बात यह है कि जब कोई क्राइसिस हमारी ज़िंदगी में आता है तो उस वक्त सुझाई नहीं देता कि क्या करें। तो इसकी आसान अप्रोच ये है कि हम पहले से यानी कोई ना कोई हिकमत अमली जानते हों, और ऐसा बहुत आसान हो गया आज की दुनिया में, प्रोएक्टिवली आप प्री डिटर्मिन करें कि ऐसी सिचुएशन में आप ये करेंगे और ऐसी सिचुएशन में आप ये करेंगे। अगर आप पहले से तय करके बैठे हों, और जो पिटफॉल्स एंड ट्रैप्स हैं ज़िंदगी जिसमें हमें ला के सामने खड़ा कर देती है, तो अगर हमारी पहले से कुछ हिकमत अमली हो तो हम बेअमली से बच जाते हैं, यानी हमें कम अज़ कम कुछ फौरी तौर पर कुछ करने का मौका मिल जाता है और हमारे औसान ख़ता नहीं होते। ठीक। और हमारी सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि एक क्राइसिस है तो एक और क्राइसिस से फिर बच जाएं। सबसे पहली बात यह कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस होता है तो फिर हम धड़ाधड़ और उलझने पैदा करना शुरू हो जाते हैं।
एक बंदे से ताल्लुकात ख़राब हैं तो उसका गुस्सा दूसरों पे निकालना शुरू कर देते हैं। अगर हमें एक क्राइसिस है तो हम दफ्तर नहीं जाते, फिर हम नहाते धोते नहीं हैं, शेव नहीं करते, कपड़े नहीं बदलते, और हम पै दर पै ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि पहला क्राइसिस तो हल नहीं होता और नए क्राइसिस जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और वो उनका एक मलगूबा सा बन जाता है। सो जब आपकी ज़िंदगी में एक क्राइसिस हो तो पहली तो चीज़ ये मेक श्योर करनी है कि कोई पंगा नहीं लेना, ठीक, क्योंकि यही मौका होता है जिसके ऊपर इंसान पंगा लेना चाहता है और डैम की एटीट्यूड उसका हो जाता है। वो कहता है जी हो तो गया है तो हुन मैं नहीं परवाह। तो उसमें बेहतरी इस चीज़ में होती है कि आप अपनी प्लेट को बहुत ज़्यादा ना भरें, उतना रखें प्लेट में जितने से आप आसानी से डील कर सकते हैं। और जो इसमें जज्बाती पहलू है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मंतकी पहलू की बारी उसके बाद आती है। और जज्बाती पहलू जो है ये हमारे केमिकल बैलेंस पे डिपेंड करता है। अगर हमने अपने आप को केमिकल बैलेंस बनाने के काबिल रखा हुआ है, अगर हम रोज़मर्रा इसमें आसानी से अपने केमिकल बैलेंस को तवाज़न देते रहते हैं तो हमें आसानियाँ होंगी। क्योंकि कुछ केमिकल्स हैं जो परेशानी के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे बहुत ज़्यादा बहने लगते हैं, जैसे एड्रेनालिन जो स्ट्रेस देती है, और जो ही स्ट्रेस हमें होती है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सोच विचार करता है, जो सॉल्यूशन निकालता है, वो इकोनो मोड में चला जाता है, वो पूरी तरह फिर फंक्शन नहीं करता। हमारे दिमाग और हमारे जिस्म में लोड शेडिंग का प्रिंसिपल है, खून उधर जाता है ज़्यादा जिधर ज़्यादा ज़रूरत होती है और उधर से खून कम हो जाता है जिधर ज़रूरत नहीं होती। तो आप सोच लिए कि आपको ज़रूरत तो है एक्चुअली कि आप कोई सोल्यूशन सोचें तो आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन की तरफ खून जाए, लेकिन स्ट्रेस है तो वो खून को जज्बाती दिमाग की तरफ भेजना चाहती है। जज्बाती दिमाग की जो स्पीड और स्ट्रेंथ है वो भी तो इंटेलेक्चुअल ब्रेन से कुछ ज़्यादा है, 4 से 5 गुना, जिसमें हाँ। कि आपका जो जज्बाती दिमाग जिसको आप लिम्बिक सिस्टम कहते हैं वो 4 to 5 टाइम्स फास्टर है आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन से। तो उससे विल पावर से तो जीता जा नहीं सकता, यानी कि उसको ओवर टाइम पीरियड। और क्राइसिस में ये कोई मदद नहीं करता। जैसे आप घरों में देखते हैं कि कोई क्राइसिस पैदा हो जाता है तो कुछ लोग होंगे जो बड़े पुरसुकून रहते हैं और उस क्राइसिस को हल करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं और कुछ इक़दामात करने लगते हैं, लेकिन कुछ दीगर लोग होते हैं जो तरथली डाल देते हैं, जो रौला डाल देते हैं। किसी को उस वक्त अपने औसान पे काबू नहीं रहता, आपका शीदा फुड़क के जा पड़ती है कि जी ज़रा सी बात हुई है तो हर चीज़ में कि क्यों होया है क्यों होया, और उसके बाद बेहोश, पैनिक की सिचुएशन में। तो कुछ लोग पुरसुकून होते हैं और वो कुछ ऐसे इक़दामात करते हैं जो उन्होंने पहले से जान रखे होते हैं कि इस मौके पे ये करते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं आग लग जाए तो उन्हें पता होता है कि ये किस नंबर पे कॉल करना है। अगर कोई हेल्थ क्राइसिस है तो जो एम्बुलेंस को कॉल करना है वो कैसे करना है, तो उस वक्त उन्हें कोई मुसीबत नहीं पड़ती। 15 पे कॉल करने की ज़रूरत हो तो वो भी उन्हें करनी आती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा तैयारी सी कर रखी होती है। और हर किस्म के क्राइसिस में कुछ कॉमनैलिटी होती हैं, जैसे आपकी डेस्टिनेशन अगर पेशावर है या आज़ाद कश्मीर है या मरी है या इस्लामाबाद है या जेलम है तो काफ़ी रास्ता इसमें कॉमन भी होता है। तो अगर आपने वो कॉमन रास्ता क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए पहले से तय कर रखा हो तो फिर फाइनली आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर क्राइसिस जो है इसको अब कैसे हल करना है। फिर वो आप किसी जानने वाले से पूछ लेते हैं, आजकल तो गूगल पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं। लेकिन एक और पहलू बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों और खुशियों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, इस तरह हम क्राइसिस को शेयर नहीं करते, हम शेम में चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर क्राइसिस के साथ कोई ना कोई शेम वाबस्ता होती है। मिसाल के तौर पर आपका प्लॉट किसी ने छीन लिया है तो आप बताना नहीं चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आप ये नहीं बताना चाहेंगे कि आप इतने कमज़ोर हैं कि लोग आपसे चीज़ें छीन लेते हैं। तो आप फ्रॉड करता है कोई पैसे के मामला, तो आप शर्मिंदगी की वजह से कि अच्छा मैं लालच में आ गया था या कुछ ऐसा हुआ, या डिवोर्स हो जाती है, ज़िंदगी का साथी आपको छोड़ के चला जाता है, तो
आप बताना नहीं चाहते ज़्यादा लोगों को कि लोग कहेंगे कि ज़रूर आप में कोई ख़राबी होगी। बीमारियों में भी नहीं बताते यूजुअली कि कोई क्रॉनिक इलनेस उसमें भी नहीं बताना पसंद करते, जबकि उसमें प्रॉब्लम की इतनी गलती नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि जितना वीकनेस शो नहीं करना चाहिए, जितना हम अपनी कामयाबियों और खुशियों की नुमाइश लगाते हैं, अगरचे उतना तो शायद बड़ा मुश्किल हो कि हम अपने क्राइसिस या नाकामियों या परेशानियों की भी नुमाइश लगाएं, लेकिन ह्यूमन बीइंग चूँकि एक दूसरे के साथ बहुत इंटीग्रेटेड ज़िंदगी गुजारते हैं, जानवरों से हट के जो कि बड़ी मुनफरद ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो एक दूसरे की सलाह मशवरे में मदद नहीं करते, वो एक दूसरे की अमली मदद भी नहीं करते, इसलिए जानवर तरक्की नहीं कर सके। तो इंसानों को ये भी पहले से ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज बना के रखने चाहिए कि जिनसे वो कोई बात कर सकता है, और ऐसे लोगों की तादाद ज़िंदगी के हर शोबे में हो, जो कारआमद लोग हों, आप दोस्त बना के रखें। कोई इसमें कोई बुराई तो नहीं है, जैसे आप असासे बनाते हैं तो दोस्त भी असासे होते हैं, और ऐसे दोस्त जो कि हकीकी मानों में मुखलिस हों, कारआमद हों, और जिनके साथ आप मदद का लेन देन करते हों, तो आप ज़िंदगी को ज़्यादा एतमाद से और भरोसे से गुजार सकते हैं। सर, ये क्राइसिस मैनेजमेंट में ये बड़ा अहम है कि जिस वक्त भी हमें क्राइसिस का पूरी तरह पता लग जाए, हमें पेन सताने लगे, हम तंग पड़ने लगें, उसी वक्त से हम उस मामले के बारे में कुछ करना शुरू कर दें। लेकिन ये जो शेम है ना, जिसका भी आपने तफसील से जिक्र किया, ये क्राइसिस को जारी रखने और मज़ीद ख़राब होने की एक फ़ोर्स है। बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज़ का इदराक होने के बाद उस वक्त तक डॉक्टर से रुजू नहीं करते, हालांकि उन्हें क्लियर एंड प्रेजेंट साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। बहुत से लोग इवन मेरी फैमिली में उन्हें साफ दिखाई दे रहा होता है कि ये नौजवान एडिक्शन की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, लेकिन वो अपने आप को दिलासे और तसल्लियाँ दे रहे होते हैं। बहुत से लोग अपने कारोबारों या अपने करियर की बर्बादी को अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होता हुआ देख रहे होते हैं, लेकिन एक माहूम सी उम्मीद मौजूद होती है कि एक सातवां बहरी बेड़ा आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। डिनाइल है बिल्कुल। जैसे ख़वातीन की ज़िंदगी में ज़्यादातर ये होता है कि एक बंदा जो है सफ़ेद घोड़े पे हाथ में 2 तलवारें पकड़ के आएगा और वो हमारी ज़िंदगी को ठिकाने लगा देगा। वो ज़िंदगी को ठिकाने लगाए या ना लगाए, उनको ज़रूर ठिकाने लगा देता है। इसको एक थिंकिंग एरर भी, जैसे आपने कहा करना ऐसी चीज़ों का कि कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कहानियों की बात आपने की, तो ये थॉट पैटर्न है हमारे जो कि हमें रियल पिक्चर और रियलिटी को ज़रा असेस करने में प्रॉब्लम देते हैं और हमें ब्लर कर देते हैं हमारी रियलिटी को। बट बहुत सारी स्किल्स अब आज हैं मौजूद ऐसी जो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन स्ट्रेस को मैनेज और टॉलरेट करने की स्किल भी अभी अवेलेबल। लेकिन बात यह है कि क्या हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं क्राइसिस के लिए, क्योंकि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ छुपी होती हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस नहीं आएंगे तो हम क्राइसिस के लिए प्रिपेयर भी नहीं होंगे। जैसे अगर नेट प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे, और आप नहीं कह सकते बतौर बैट्समैन के जो बॉलर है वो ज़रूर नरम पोले पोले बॉल फेंके। मुझे उम्मीद से ख्याल आया कि आज के मैच से पहले भी तो लोगों की उम्मीद कुछ थी कि 500 स्कोर कर जाएगी टीम, जो कि एक अनबिलीवेबल टारगेट है। क्लियर डिनाइल की सिचुएशन इसमें भी है कि एक होप रखी हुई है लोगों ने। सर, उसके लिए जब आप लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक किताब का जुमला आया। एक एक्सपर्ट हैं जो कहती हैं कि टेक इट पर्सनली बट डोंट टेक इट पर्सनली, यानी आप अपने किसी क्राइसिस या चैलेंज को संजीदगी से और अपने दिल और दिमाग को से ओन करते हुए ठीक तो कीजिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अपने आसाब पर या जज्बात पर सवार ना पहले थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए। जैसे एक बैट्समैन देखता है कि अगर उसको कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा है या फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसको कुछ अंदाज़ा होता है कि बॉल कैसा आएगा। फिर अगर स्पिनर कर रहा है तो वो उसकी वैरायटी के बारे में जानता है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके हाथों की मूवमेंट से,
उसके गेंद फ़ज़ा में छोड़ने के तरीके से, जितनी जल्दी किसी बैट्समैन को पता चलेगा कि आने वाला बॉल कैसा है और वो किधर टर्न करेगा, जितनी जल्दी वो असेस कर लेगा, उतना अच्छा वो उसको खेल सकेगा। और ये हम माइक्रो सेकंड्स की बात कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े कई सेकंड का, कई मिनटों का वक्फा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी इतनी मेहरबान है कि हमें कई दफ़ा बहुत पहले पता चल जाता है, हमें बहुत कई बरस पहले पता चल जाता है। मुझे बताइए कि ये कितने बरस पहले पता चलता है कि बुढ़ापा भी आएगा, यानी 70, 75, 80 साल की उम्र भी आएगी? सर ये तभी पता लगना शुरू हो जाता है जब कोई नौजवान उस तरह से बेड पर छाले जो है मारता हुआ नहीं जा सकता मजीद, या उस तरह नहीं उठ सकता जैसे वो पहले करता था। पता और तो ये बचपन में लग जाता है कि और एक दफा हाँ, लेकिन बात यह है कि इतनी पहले पता चलता है अगर आप उसे रिकग्नाइज करें। और सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई गोल सेट करें कि आप कितना जीना चाहते हैं। इसको हवा के दोष पे छोड़ने की बजाय आप अपने ख़ानदान में उम्रों का एक तकाबली जायज़ा लें ननिहाल ददियाल में, और फिर आप एक अंदाज़ा करें। और अगरचे ज़रूरी नहीं कि जो आप अंदाज़ा करेंगे वैसा ही होगा, और कोई इसमें आपको कोई सज़ा भी नहीं, कोई आपका कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि अगर आप कबल वक्त दुनिया से जा चुके होंगे तो लोग आपसे मुखातिब नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ तो तय है ना कि अगर आपने लंबी ज़िंदगी गुजारने का तहैया किया है तो आपका हर तर्ज़ अमल, आपका हर कदम जो है वो उसकी निशानदेही करेगा कि आपने ये गोल सेट किया हुआ है। और आप फिर जब गाड़ी ड्राइव करेंगे तो मोहतात होंगे, या लोगों से जब आप कोई मामलात तय करेंगे तो फिर आप दुश्मनियाँ नहीं पालेंगे, फिर आप लोगों के साथ दोस्ताना रवैये रखेंगे, फिर आप ये भी देखेंगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, या नींद पूरी कर रहे हैं कि नहीं। और आप अपनी ज़िंदगी को स्टीयर करते हुए अपने जो गोल्स हैं उनको जहन में रखते हैं, उन अपना पर्पस जहन में रखते हैं कि आप लंबी ज़िंदगी पहले तो पाना ही क्यों चाहते हैं, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। और प्रॉब्लम्स या क्राइसिस या बहरान सिर्फ कोई जेंडर किसी की तखसीस करके नहीं आते हैं, ख़वातीन की ज़िंदगी में भी आ जाते हैं। और जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे फेमिनाइन फोर्स से कि जो ख़वातीन हैं वो कैसे अपने बहरान जो हैं उनको हैंडल करती हैं, यानी मर्द और जन का कोई फ़र्क होता है या एक ही माइंड सेट होता है। हमारे साथ रहिए। Contrary to the popular belief, it is a physical disorder most closely like diabetes and heart disease. The actual problem is metabolic in nature, and this metabolic error starts in the body, not in the mind. So it's physiological? It's physiological to begin with, but ultimately it encroaches the psychology and the social life of the person who suffers from alcoholism. Everybody who drinks does not end up as an alcoholic. Only 10% of those will cross that invisible line into alcoholism, so and it's a nightmare. What makes you more susceptible to actually becoming an alcoholic? It is a genetic code basically. There are a lot of triggers in the environment also. There is a psychological problem also, but the real trigger comes from the genetic code, and once that genetic code is triggered, it is never reversible. It goes on. Irreversible. It is irreversible. And the only way to stop it then is just to stop. Can you explain genetic code for the audience out there? What does it imply? Basically, the seat of drinking is in the mind, but the seat of alcoholism is in the body. If somebody starts taking alcohol in teenage or early in life, then there are more chances of that genetic code to be triggered. But if somebody starts alcohol late in life, then probably there are less chances of that person to become alcoholic. Well, presumably just less time in a lifespan. The later you start anything, the less time you have for it to take effect on you. No, genetics is like that. If there is a genetic code and you trigger it earlier, it is going to be severe. Real thing comes from the genetics. But if there is a genetic code and there are environmental factors also very rich towards that, then definitely the person is going to suffer from alcoholism. So there's a clear difference between people who are alcoholics and people who like to have a drink or two. Absolutely. If somebody drinks a drink or two, and if it is not a problem, then it is not a problem. But if
the drinking starts generating problems, then definitely it is a journey towards alcoholism. वेलकम बैक मिस शुमाइला, और आप लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा, मिस सामना से और मिस मनहल से। पहले तो आप मिस बताइएगा कि जो ख़वातीन आती हैं आपके पास काउंसलिंग के लिए, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है फॉर देयर क्राइसिस, और जो मर्द आते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, इस पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? ख़वातीन का ज़्यादातर ये होता है कि वो जो अपनी इमोशनल हेल्थ होती है ना, उससे इतनी अवेयर नहीं होती है। उनके लिए एक वर्ड है अदरेशन, यानी उनके इन्वायरमेंट में अगर उनका बेटे के साथ मसला है, खावंद के साथ मसला है, तो ये उनके मसले हैं। जब हम उनकी ज़रा ध्यान या उनका एक तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं कि ये आपको अपनी ज़रा जज्बाती सेहत और अपनी ओवरऑल सेल्फ़ केयर के ऊपर काम करने पर ही आप हेल्प करेंगे, तो ये उनके लिए एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात होती है कि हाँ मेरी खैर है, मुझे पता है। तो वो ज़रा अपनी हेल्थ को, अपनी इमोशनल स्पेसिफिकली हेल्थ को ज़रा इतना नोटिस, इतनी अटेंशन जिसको कहते हैं ना, वो नहीं देते, और उनके नज़दीक ये कोई अहम बात नहीं है। हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। छोटे छोटे स्ट्रेसर्स को वो इंटरनलाइज ज़्यादा कर रही होती हैं, यानी उनका एक स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरनलाइज करने वाला ज़्यादा होता है, पैसिव स्टाइल स्ट्रेस की तरफ ज़रा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो लाइफ में किसी भी रोल को अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, यानी वो कंप्रोमाइज़ को अपना डेस्टिनेशन समझ देती हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो हस्बैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेटेड हो। सो उनके लिए ये एक सोचना आउट ऑफ द बॉक्स होगा कि मैं हर रोल को मैक्सिमम लिव कर सकती हूँ अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा कल्चरल है पाकिस्तान में, कि ये एक कल्चरल इम्पैक्ट है, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं उनको छोटी उम्र में जो है ना वो बताया जाता है कि पहले अपने भाई का और बाप का बहुत ज़्यादा करना है, एंड देन उनको एक चीज़ बताई जाती है कि अच्छा खामोश हो जाओ, सब्र कर लो, एंड देन बाद में क्योंकि शादी होगी या ससुराल जाएंगी तो हस्बैंड के सामने कि अच्छा कुछ नहीं होता, इग्नोर कर दो। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना, ये बात मोटिवेट करने की या डीमोटिवेट करने की है, और सब दारोमदार जो ख़वातीन के साथ फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं वो इस चीज़ पे कर रहे होते हैं कि या तो उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं या उन्हें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, जबकि ये ज़िंदगी का एक पहलू है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है जिसे हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, यानी करना कैसे है किसी काम को, किसी हुनरमंदी को सीखने के बाद उसे अप्लाई कैसे करना है ज़िंदगी में, क्योंकि विल कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अगर स्किल नहीं मौजूद, वैसे वर्सा भी है कि स्किल कितनी भी मजबूत हो अगर विल नहीं मौजूद तो तब भी काम नहीं बनेगा। लेकिन पहली चीज़ जो है वो स्किल है, क्योंकि कुछ करना आता होगा तो आप कुछ करेंगे ना। लेकिन अगर किसी ऐसी खातून को जिसको हुनरमंदी जिसमें मौजूद नहीं है और आप उसे टू मच मोटिवेट कर देते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर भी जैसे आजकल करते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर का जो काम है बाय प्रोफेशन वो लोगों को मोटिवेट करना है। अब अगर उनके हत्थे ऐसे लोग चढ़ जाएं जिनके पास स्किल्स कोई मौजूद नहीं है लेकिन वो मोटिवेशन बहुत हासिल कर लेते हैं, तो वो अनगाइडेड मिसाइल की तरह फिरना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सी ख़वातीन ये जाने बगैर कि अल्टीमेटली जिस चीज़ को वो विमेन एम्पावरमेंट कह रहे हैं वो एक्चुअली इमोशनल एम्पावरमेंट है, जिसकी ख़वातीन को ज़रूरत नहीं है। वो पहले इमोशनली काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड होती हैं। तो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है वो है स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस, सर्वाइवल स्किल्स, कि अपने आप को कैसे मुआशरे में मुमताज़ मकाम देना है, कैसे कामयाबियाँ हासिल करनी है, कैसे अचीवमेंट्स करनी है, और वो पहले करनी है और हल्ला गुल्ला बाद में करना है। लेकिन अगर ख़वातीन पहले सदियों से महरूम हैं, अगरचे आज ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा ज़माना आ गया है, बहुत से ऐसे काम हैं जो पहले मौजूद ही नहीं थे और ख़वातीन काम वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। पहले काम थे जिनमें ताकत ज़्यादा खर्च होती थी, अब ऐसे काम हैं जिनमें बुर्दबारी और ज़हनी सलाहियतें ज़्यादा खर्च होती हैं। स्मार्ट वर्क अब ज़्यादा है, तो ख़वातीन को ज़्यादा गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जज्बाती बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही हैं। और ज़रूरत इस उम्र की है कि उनके पास सर्वाइवल स्किल्स हों,
और वो अपने आप को बेचारा ना समझें और वो अपने आप को कैपेबल बना सकें और वो चीज़ें अचीव कर सकें, वो सेल्फ रिलायंट में जा सकें। और जब वो सेल्फ रिलायंट में जाएं तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारें, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन जब सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं तो पहली फुर्सत में वो अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। दैट इंक्लूड्स हस्बैंड ऑल्सो। ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात की आपने अभी अचीवमेंट का जिक्र भी किया, तो क्या चैलेंज मैनेजमेंट या क्राइसिस मैनेजमेंट में ये चीज़ भी फ़ायदा देती है कि पहले से ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? जैसे दो लोगों के आउटकम में फ़र्क इस बात से हो सकता है कि एक शख्स पहले से ज़िंदगी में कंसिस्टेंटली कामयाबियां हासिल करता आ रहा है अपनी समझबूझ से, अपने एक्शन से, अपने इनिशिएटिव से, और दूसरा बस ढिला मट्ठा चल रहा है, ज़िंदगी जहां चलाई जा रही है चली जा रही है। तो जो अचीवमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या इससे भी फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, मैं अचीवमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड से भी ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि स्किल्स मौजूद हैं कि नहीं, ठीक हैबिट्स हैं कि नहीं। हैबिट्स हमें बनाती या तोड़ती हैं। अगर हमारी हैबिट्स, ख़ास तौर पर जो हमारी ज़हनी सोचों की आदतें हैं, जिन्हें हम पैराडाइम्स कहते हैं, कि हम सोचते कैसे हैं और हमारी सोचों की फ़्लो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, क्या हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं, क्या हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, क्या हम अंजाम देख के कदम पहला उठाते हैं, क्या भिन्न भिन्न सोच है, या हम बातों को गौर से सुनते हैं, या दूसरों का तावन लेना चाहते हैं कि नहीं, या अपना इल्म बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये जो एक हैबिट्स की तरह हमारे ज़हन में जो ख्यालात होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हम किसी अजनबी से मिलते हैं जिसके साथ हमने कोई रिश्ता नाता बनाना है, तो हमें उसकी ज़िंदगी में इन पैराडाइम्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद वो स्किल्स हैं जो ज़िंदगी में काम आती हैं, जिनको एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, जो कि जितना जल्दी इंसानों में डेवलप हो जाएं, बचपन में हो जाएं तो और भी अच्छा है। टीनेज में तो बहुत ही ज़रूरी है कि फिर डेवलप हो जानी चाहिए। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे इम्पल्स कंट्रोल के अचानक पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, या अपने रवैयों को ना देख पाना, अपने आप को ना समझना, डिनाइल में चले जाना, फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, एक पक्का जो एक इरादा ज़ाहिर कर दिया है तो फिर उसको धौंस से, धांधली से ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना और समझना कि ये शायद कोई परसिवियरेंस है या कंसिस्टेंसी है। आप जो काम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, आपको पहले ये देखने की ज़रूरत होगी कि वो करने की ज़रूरत भी है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो एग्जेक्टिव स्किल्स है, जिनमें मेटाकॉग्निशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने आप को ऐसे देख सकें जैसे दूसरे आपको देखते हैं, और जैसे दूसरे आपके बारे में खुली राय का इजहार करते हैं, आप भी इस काबिल हो कि अपने बारे में खुली और दुरुस्त राय का इजहार कर सकें और इन चीज़ों को समझें। आपने सर दोनों तरह के इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र किया। आपने उन फंडामेंटल्स का, पैराडाइम्स का जिक्र भी किया जिन्हें सम अप किया जाता है 7 हैबिट्स में, और उन स्किल्स का जिक्र भी किया, एग्जेक्टिव स्किल्स का। मैंने ये बात इसलिए की थी क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर पहले किसी ने काम कर रखा हो, या हम वाइकेरियसली जो लर्न करते हैं कि अगर मुझे ये पता हो कि जो चैलेंज मुझे आज दरपेश है, अभी आपके किसी पिछले स्टूडेंट ने, बल्कि आपके पिछले 8-10 काउंसलीज ने या स्टूडेंट्स ने वो किया है, तो मेरे अचानक ना सिर्फ एतमाद बढ़ जाएगा कि अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं कर भी जाऊँगा। प्रेसिडेंस से फ़ायदा होता है कि कोई बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मुझे याद है कि इसी जगह पर आप लोगों की मदद करते थे स्नेक हैंडलिंग, फियर एंड फोबिया सेशन के हवाले से। तो चूँकि मुझे ज़ाती तौर पर स्नेक्स का फियर और कराहत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने दूसरों को करते देखा तो 2-3 दफ़ा मुझसे भी हो गया। तो अच्छा, इस चीज़ को मैं यूँ भी वाज़े करूँगा कि जो हमने ज़हनी जो सोचों को हमने वाज़े किया, पैराडाइम्स के, हमारी ईमानियात क्या है, हम किस अंदाज में दुनिया में ऑपरेट करना चाहते हैं, और फिर स्किल्स हमारी क्या हैं कि हम अपनी ज़ात को, अपने स्ट्रेस को और अपनी जो कामयाबियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको कैसे प्लान करते हैं कि कोई चीज़ शुरू की है तो मुकम्मल करके छोड़ें, और शुरू करते करते हमें प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना ना हो। तो ये जो है स्किल्स डेवलपमेंट का। लेकिन ये सब कुछ खुफिया नहा खानों में है, हमारे दिमाग के अंदर की खुफिया जगहों पे बैठा हुआ है, और दूसरे लोग इससे वाकिफ़ नहीं होते बाज़ औक़ात। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारी कन्वर्सेशन, जैसे हम बातचीत करते हैं,
मुश्किल मौक़ों पे मुश्किल बंदे से जब जज्बात बहुत बिखरे हुए हों और नफ़ा नुकसान बहुत ज़्यादा हो, जिन्हें क्रूशल कन्वर्सेशंस कहते हैं, फिर क्रूशल कन्फ्रंटेशंस के जब लोग हमारे साथ वादे करते हैं और वो तोड़ते हैं, तो तब उनसे कैसे बात करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में क्राइसिस मैनेजमेंट का इस बात से भी बहुत ताल्लुक़ है कि हम चीज़ों को जो कि हमें अनडिस्कसेबल लगती हैं, हम डिस्कसेबल कैसे बनाते हैं और हम उनको कैसे अपने जज्बात की अलाइशों से बचाते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो बात को साफ़ सुथरा रखें, अपनी जज्बाती सड़ी हुई कैफियत को बीच में शामिल ना करें, क्योंकि उससे किया धरा ख़राब हो जाएगा। गोल तो ये होना चाहिए ना कि जो सिचुएशन क्राइसिस की है, अगर वो 10 पे है तो उसको 10 से हम खींच के 20 पे ना ले जाएं। उस अपनी कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि गुफ्तगू से उसको बेहतर बनाना है, ख़राब नहीं करना। जिसमें क्रूशल कन्वर्सेशन में कहा जाता है कि फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट। तो हम कन्वर्सेशन में जाते किसी और जहन के साथ हैं, कुछ और गोल अचीव करना होता है, और कुछ देर के बाद हम वो भूल जाते हैं और हमें इन द मोमेंट बस वो बहस जीतनी होती है, अटैक करना होता है, जिससे कि हम ओवरऑल जो लेने गए थे वो हार जाते हैं, उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन ये समझ हमें 2 घंटे बाद आती है जब हम रैशनली सोचते हैं कि मैं करने क्या आया था, मैंने किया अच्छा क्या है। अभी इजाज़ भाई वक्फा लेने के लिए पर तोड़ रहे हैं, तो जब हम वापस आएंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल बैलेंस है उस पर ना सिर्फ हमारी खुशियों का दारोमदार है, बल्कि हमारी हिकमत अमली भी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और आज 21वीं सदी में अल्लाह के फजल से हम अपने केमिकल बैलेंस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं, और हमारा केमिकल बैलेंस जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर की फ़ज़ा को खुशगवार रखता है। और हम सदियों और हज़ारों सालों से ये सोचते आए हैं कि अगर हमारे माहौल में चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों, हमें वाफर मालो दौलत मैसर हो, लोग हमारा हुक्म माने तो हम खुश रहेंगे, जो कि ऐसा सच नहीं है। बिल्कुल सही है, हम यही बात करेंगे। और मैं वापसी पे मैं सामना से भी ये पूछना चाहूँगा, जो डॉक्टर सदाकत ने बात की कि पर्सनल लेवल पे, ज़ाती तौर पे हम अपनी एबिलिटी को, अपनी महारत को, अपने टूल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। और मैं सामना से ये पूछूंगा कि सोशली हम ऐसा कैसे कर सकते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जहाँ जिस घर में कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है जो स्कूल गोइंग हैं, लेकिन जो कॉलेज गोइंग है फिर उसमें कुछ तादाद बढ़ती है, फिर यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा तादाद बढ़ती है। जो लोग फारिग तहसील होते हैं, रोज़गारों पे जाते हैं, तो उनमें तादाद फिर बढ़ती रहती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे, उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती, तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें, फिर काम को शुरू करना जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं, फिर अटेंशन दे सकना क्लास में या ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है, और इन सब को हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। शराब का मामला जो है 10,000 साल से इस दुनिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बनता जा रहा है। ये बड़ा अजीब मामला है कि जब भी किसी का रोमांस ख़त्म होता है, यानी ब्रेकअप होता है, नशे या शराब उसका एक फितरी नेमुल बदल बन जाता है। आज जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में नशे का इस्तेमाल देखने में आता है, और ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है। मेरे पास रोज़ाना ऑन एवरेज कोई 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नई फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रब्ता करते हैं। चूँकि ये चीज़ अब आम होती जा रही है तो हमें इसमें से शेम को निकालना पड़ेगा। जो इब्तदाई कंसल्टेशन है वो अब स्काइप पे हो सकती है। सो पहली बात तो ये है कि नशे की बीमारी में
ख़ुद तो मरीज़ को कभी तकलीफ़ ना दें, कोई ताने ना दें, कोई मार पिटाई ना करें, ये बहुत बुरी बात है। नशे की बीमारी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, तो जब वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर सदाकत, बहरान की जब कैफियत से इंसान दो चार होता है तो वो ज़ाहिर है चाहता तो ये कि उस पर अबूर पाले, उस पर, मगर उसके अंदर एक खलबली सी मच जाती है और कई दफ़ा मत मारी जाती है। कई दफ़ा जो वही जो बात आप पहले कह रहे थे कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, एक रैला सा आता है, एक बहाव सा आता है जिसके आगे हम बेबस महसूस करते हैं। देखिए, एक्चुअली बात यह है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग एज वी हैव बीन थिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वी आर एक्चुअली केमिकल बीइंग। हमारा सारा दारोमदार हमारे जिस्म में कीमियावी अवामिल पे है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और नए कंपाउंड बनते हैं और नया माहौल बनता है। तो बाज़ लोग समझते हैं कि हमारी खुशियों का दारोमदार हमारे माहौल में जो आसाइशें हैं या जो आराम है या जो सहूलतें हैं या जो हमारा मकाम है उससे कोई ताल्लुक़ रखता है। तो वक्ती तौर पर ऐसा अच्छा ज़रूर महसूस होता है जब हमारी मर्ज़ी चलती है या जब हमारी टीम जीतती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन इन फैक्ट हमारे अंदर की जो फ़ज़ा है अगर हम उस पर कंटिन्यूसली काम करें और उस फ़ज़ा का ताल्लुक़ केमिकल बैलेंस से है तो मैं समझता हूँ कि हम खुशी के जो सरचश्मे हैं वो अपने अंदर महसूस करने लगेंगे और हम जब चाहेंगे एट विल खुश रहेंगे और खुशी के लिए कोई मुस्तकबिल की तारीख़ नहीं रखेंगे। खुशी के लिए हम वीकेंड का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम शाम का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम दिसंबर में या गर्मियों के मौसम में जो वकेशंस पे जाते हैं तो उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। हम लम्हे मौजूद में खुश रह सकते हैं अगर हम केमिकली नॉलेजेबल हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमारे जिस्म में कौन से केमिकल्स हैं जो एक्चुअली खुशी का मुरक्कब बनते हैं। और ये कोई एक केमिकल नहीं है, 4 केमिकल हैं जो मिल के बेहतरीन खुशी का इम्तजाज पैदा करते हैं। और एक केमिकल है ख़ास तौर पर एड्रेनलिन जो इस खुशी को ख़राब करने पे आमादा रहता है, जो स्ट्रेस में हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये उस खीर में मट्टी डालने वाली बात है जो हमारी ज़िंदगी में चल रही होती है। तो जो 4 केमिकल्स हैं जिनका इम्तजाज, जिनका मिला जुला जो तासुर है हमें वो आला तरीन खुशी मुहैया करता है। तो उसमें पहला जो केमिकल है वो एंडोर्फिन्स हैं जो कि एक अच्छा बेस तैयार करती हैं हमारे वजूद में। एंडोर्फिन्स जो कि नारकोटिक्स जैसे केमिकल्स हैं, जो कि मॉर्फिन जैसे केमिकल हैं, और ये एंडोर्फिन्स हमारे जिस्म में बहुत से कारआमद काम करती हैं। एंडोर्फिन्स हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, ये हमें तकलीफ़ों से बचाती हैं, ये हमें दर्दों से बचाती हैं। एंडोर्फिन्स पैदा करने के लिए हमें को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं, एक मुतहरक ज़िंदगी यानी कम अज़ कम रोज़ाना 10,000 कदम पैदल चलने के बराबर जो एक्सरसाइज है, मैं जिम की एक्सरसाइज नहीं बात कर रहा, उसमें स्ट्रेस पैदा करने वाली केमिकल्स पैदा होती हैं। जिम में जाके आप जब ज़ोरदार एक्सरसाइज करते हैं तो आप को वक्ती तौर पर खुशी का झटका मिलता है, लेकिन फिर आपको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक, लेकिन ये जो दिन में वक्फे से आप फ़र्ज़ करें 10,000 कदमों के बराबर मुतहरक रहते हैं तो आपके जिस्म में इतने एंडोर्फिन्स या नारकोटिक्स पैदा होंगे कि जिससे आपके जिस्म में बुनियाद तैयार हो जाए खुशी और मज़ेदार ज़िंदगी की, क्योंकि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपके जोड़ों में, पट्ठों में और आपके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं वहाँ रावी चैन लिखेगा, तो एक बुनियादें तैयार हो जाएंगी कि अब आप खुशी का आगाज़ कर सकते हैं। खुशी का जो दूसरा केमिकल है वो रिलेट करने से ताल्लुक़ रखता है कि क्या हम दुनिया में तन्हा है या हमारा किसी दूसरे इंसान से ताल्लुक़ है। क्या हम अपने अहले खाना के साथ रिश्ता महसूस करते हैं या हम नहीं करते। क्या हम अपने बच्चों से, बीवी से, भाई से, बहन से या माँ बाप से जुड़े हुए हैं कि नहीं। क्या हम अपनी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं कि नहीं। क्या हम अपनी कौमी टीम के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। क्या हम अपने मुल्क की खुशहाली से जुड़े हुए हैं कि नहीं। हम आम लोगों के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं कि नहीं।
तो अगर ये ऐसा हम महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक केमिकल जो है वो अबंडेंट पैदा होता है, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो प्यार का केमिकल है, जो मोहब्बत का केमिकल है, जो उस वक्त बढ़ता है जब हमें मोहब्बत महसूस होती है, और मोहब्बत की याद में भी बढ़ता है जब हम अपने किसी प्यारे को गले लगाते हैं या अपने बच्चे को गोद में लेते हैं या अपने प्यारे का मुंह चूमते हैं, तो भी ये मोहब्बत का केमिकल अबंडेंट फ़्लो करता है और आप उसे महसूस कर सकते हैं, जैसे आपके जिस्म में एक मोहब्बत की फरेरी सी महसूस होती है। तो नारकोटिक्स ने बुनियादें तैयार की और उस पर अब जो स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू हुआ। तो ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है जो रिलेट करने से ताल्लुक़ रखता है, जो ताल्लुक़ से महसूस होता है कि आप कनेक्टेड हैं दूसरे लोगों से, या आप किसी कामयाबी की पहाड़ी की चोटी पे अकेले खड़े हैं। तो अगर आप ऐसा है तो मेरी आपको ये सजेशन है कि छलांग लगा दें क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। तीसरा केमिकल जो आपकी ज़िंदगी में एक ठंडी किस्म की खुशी पैदा करता है वो सेरोटोनिन है, और ये दूसरों के लिए कुछ करने से होता है, दूसरों की कोई खिदमत करने से होता है, दूसरों के लिए कुछ हम अच्छा सोचते हैं। तो ये तब होता है जब हम फलाही काम करते हैं, जब हम ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों का भला होता है, चाहे वो दूसरे हमारे अपने हों या वो हमारे साथ काम करने वाले मुलाजमीन हों या हमारे नेबर्स हों या हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हों। तो अगर हम दूसरों के लिए कोई जज्बा रखते हैं और सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहते हैं जो कि हमारे पास ज़रा अबंडेंट आ गया है, तो सेरोटोनिन एक ठंडी और जिसे हम कहते हैं चाँद जैसी रोशनी की जो खुशी होती है, पुरसुकून सी जो खुशी होती है, जब आप अपने अंदर बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो ये आपको लगता है जैसे बादल हों छाए हुए हों और रिमझिम बरस रही हो और आप खिड़की से बाहर पत्तों और परिंदों का नज़ारा कर रहे हो, तो जैसा अगर आपको अच्छा महसूस होता है तो ये सेरोटोनिन जैसी खुशी है। और चौथा केमिकल जो हमें पुरजोश किस्म की खुशी देता है, ये भंगड़े डालने वाली जिसे खुशी कहते हैं, जो कि हम ज़िंदगी में कई दफ़ा एक्स्ट्रा पुरजोश खुशी, जो आफताब जैसी खुशी है, जो सूरज की रोशनी जैसी गरमैश बड़ी खुशी है, जिस पे आप जो है उछल के और कूद के और शोर मचा के और हंगामा करके खुशी का इज़हार करते हैं, जैसे शादियों ब्याहों के और मेहंदियों के मौका पर, या जब आपकी टीम जीतती है, या जब आपको कोई ताज़ा कामयाबी मिलती है। तो ये डोपामीन है केमिकल, जो छोटी छोटी अचीवमेंट से आपके अंदर पैदा होता है। जो आप कोई अपने लिए कोई टाई ख़रीद के लाते हैं या कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदते हैं जो खूबसूरत लगती है, तो ये एक डोपामीन उस वक्त आपके रिलीज़ होती है। कोई अच्छा मैसेज आता है जिसमें आपको कोई खुशखबरी मिलती है, शाबाश मिलती है, तो उससे भी, शॉपिंग करने से भी लोगों को डोपामीन मिलती है, डिग्रियां हासिल करने से भी डोपामीन, और घर के बाहर अगर आपने नई मर्सिडीज़ खड़ी की है तो चंद दिन इससे भी। डोपामीन ज़रा ज़्यादा पायदार नहीं है, ये आपको रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि आप अचीव करते रहें, लेकिन अचीवमेंट इन द लाइन ऑफ योर पर्पस इन लाइफ होना चाहिए। अगर पर्पस कुछ और है, अचीव आप कुछ और कर रहे हैं, तो फिर आप समझें कि आपकी ज़िंदगी में खुशी का पुरजोश ख्वाब अधूरा ही रहेगा। सो आप देखिए कि खुशी इन चार चीज़ों का मुरक्कब है जिसका तज्जिया करके हमने अलग अलग बता दिया। तो किसी दिन आप अपने डोपामीन पे काम कर रहे होंगे, किसी दिन आप अपने एंडोर्फिन्स पे काम कर रहे होंगे, नारकोटिक्स पे काम कर रहे होंगे, कभी आप ऑक्सीटोसिन पे सुबह काम करते हैं, शाम को आप सेरोटोनिन पे अगर काम कर रहे हैं, तो आप कोई ना कोई मौका तलाश कर ही लेते हैं कि जो आपको मिल जाता है और खुशी के असासे आपके बढ़ते चले जाते हैं। और ये बेपनाह असासे हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं, कोई इनमें कोई एमनेस्टी स्कीम में फिर आपको नहीं जाना पड़ता। ये ऐसी अनमोल चीज़ें हैं जो बाज़ार में नहीं बिकती, जो आपको अपना एम बना के, अपनी जद्दोजहद बना के तो इन चीज़ों को ज़िंदगी में आगे चलाना होता है। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि दुनिया के जो बहुत खुशहाल ममालिक हैं जैसे डेनमार्क और जापान और ये, वहाँ लोग खुशियों से महरूम हैं, वो खुदकुशियों की तरफ और डिप्रेशन की तरफ गामजन नज़र आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि स्लम्स में या झोंपड़ पट्टियों में
या इथोपिया में रहने वाले लोग या अफ्रीका के गरीब ममालिक में रहने वाले लोग वो खुशियों से सरशार नज़र आते हैं। आप जब चाहें ये नज़ारा कर सकते हैं। आप डिफेंस में वाई ब्लॉक में जाके लोगों के चेहरों को गौर से देखें, उसके बाद आप किसी गरीब आबादी में चले जाएं जहां ना लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर हैं, लेकिन कई दफ़ा आपको वो खुश नज़र आते हैं क्योंकि वो मुतहरक रहते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आपने बात बताई थी कि एक बंदा बंदे का साथी होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उसमें कई दफ़ा हैरत होती है कि उनके पास ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं होती, एयर कंडीशनर उनके पास नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन उनके पास नहीं होती, फाजल रकम इलाज मुआवजे के लिए उनके पास नहीं होती, लेकिन वो लम्हे मौजूद की बेहतरीन काश्तकारी कर रहे होते हैं जिससे कि उनके मुस्तकबिल में फल फूल खिलते हैं। ज़बरदस्त बात हो गई। और मैंने मिसामना नवाज़ से सवाल करना था और मिसामना नवाज़ इधर आ गई और मिस नादिया शेख ने हमें ज्वाइन कर लिया और नदीम नूर साहब जो है वो एकदम उड़नछू हो गए। मिसामना मैं भूला नहीं वो सवाल। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से हमारे अंदर जो केमिकल्स चेंज होते हैं उनको कोरिलेट किया है कि जब हम कोई चीज़ हासिल करते हैं डोपामीन हमें मिलती है, और कई दफ़ा जो है हम जब लोगों के साथ तालमेल बनाते हैं तो हमारी सेरोटोनिन जो है वो बढ़ती है। तो जिन चीज़ों से हम मिलजुल के बहरान का मुकाबला कर सकते हैं, वो कुछ ज़ाती चीज़ें भी हो सकती हैं और वो हमारे मुआशरे में या हमारे इर्द गिर्द में या हमारे नेबरहुड में फैले हुए लोग भी हो सकते हैं, हमारे अजीज़ व अकारिब भी हो सकते हैं। तो किस तरह से हम उनसे मिल के बहरान को हैंडल करने के लिए मुतहर्रिक हों और अपने अंदर भी वो तहरीक पैदा करें, और साथ में सिर्फ तहरीक ही नहीं, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, साथ में स्किल भी हो। अभी जैसे बात हुई थोड़ी देर पहले कि विल पावर या मोटिवेशन तो होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए। दोनों चीज़ें पर्सनल लेवल पे हमें करनी चाहिए। जब कोई चैलेंज आता है या हम पहले से कोई उसकी हिकमत अमली बना रहे हैं तो पर्सनल लेवल पर तो ये दो काम होते ही हैं, लेकिन सोशल लेवल पर भी हमें कुछ देखने की ज़रूरत है जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आ सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, हम किन तरह के लोगों में उठ बैठ रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब कैसे हैं, हमने कितने ऐसे लोगों के साथ जो है ताल्लुकात बनाए हुए हैं जो कि हमें ऐसे चैलेंजिंग मामलात में हमें मदद भी कर सकते हैं। फिर समटाइम्स मेंटोर की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे हमें मशवरा करना चाहिए। और बाज़ औक़ात तो इतना ज़्यादा ग्रीफ होता है और शेम होती है कि लोग अवॉइड करते हैं कि किसी से मशवरा ना किया जाए। सो सोशल लेवल पर हमें मेंटोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और हमें इमोशनल मॉरल सपोर्ट के लिए फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से कैसे मदद ले रहे हैं, जैसे बुक्स के थ्रू हमें मदद लेना ताकि अपनी स्किल डेवलपमेंट की जाए, इंटरनेट का अच्छे से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कैसे मदद ले सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस, क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम मदद ले सकते हैं। तो ये 6 चीज़ों को ये मैं जो है इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अब्दुर्रहमान साहब के पास जाऊँगा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि मौसम गर्मा और मौसम सरमा में लोग छुट्टियाँ लेते हैं और वो जाते हैं अपना माहौल बदल लेते हैं। तो दिन भर या जब आपके ऊपर कामकाज का बोझ होता है या कोई और फैमिली का मसला चल रहा होता है, तो क्या अपनी वो जगह तब्दील करने से कोई रिलैक्सेशन या कोई दिमाग की तनव्वो या कोई ऐसा पेचीदगी को दूर करने का तरीका सूझ जाता है? जो सिचुएशन में जहाँ पे आप फंसे में हैं उसमें से निकलना अक्सर फिज़िकली उस सिचुएशन में से निकलना हेल्प तो करता है फॉर पीपल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। समटाइम्स ये होता है कि वो उस सिचुएशन में, क्योंकि स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपकी तमाम सेंसेस जो हैं वो सिचुएशन में आपके स्ट्रेस को बढ़ा रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कई दफ़ा किसी बच्चे को कहीं डांट पड़े तो आप देखें उस जगह से हिलता ही नहीं है, फ्रीज हो जाता है, वहीं फ्रीज हो जाता है, वो उस जगह से मूव ही नहीं हो पाता, और जब तक मूव नहीं होता तब तक वो उसी मोड में रहता है। तो इवेंचुअली निकलना पड़ता है वहाँ से उठ के कहीं जाना पड़ता है उस सिचुएशन में से निकलने के लिए। लेकिन वो जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के गर्मियों की छुट्टियों का या सर्दियों की छुट्टियों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए खुशी के मौके के लिए। आम जिंदगी में एवरी डे कुछ ना कुछ अपने दिन में ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम खुश रहना सीखें
और खुश रहना एक हैबिट है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मूडी होना एक हैबिट वो अपनी डेवलप कर लेते हैं। जैसे विनिंग एक हैबिट है वैसे खुश होना एक हैबिट है, और ये चॉइस बाय चॉइस। यहाँ मैं एक अहम इंतबा करना चाहूँगा कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो खुश रहने के ख़िलाफ़ है। यानी कहीं ना कहीं हमें एक खामोश सी पैराडाइम दे दी जाती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी अफसरदा रहना, रोना और गिले शिकवे करना और अपनी मजम्मत करते रहना, बल्कि अपनी मुरम्मत करते रहना। अटेंशन तो इससे ही मिल रही होती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं खुश रहना, जब इंसान खुश रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी उनको ऐसा पैगाम देती है कि वो गिल्ट में जाना शुरू हो जाते हैं कि खुश रहना कोई शायद कोई बुरी बात है। और इन्होंने कोई गिल्ट से हासिल किए हैं, कोई गलत तरीके से हासिल किए हैं, जो अचीवमेंट्स की वजह से लोग खुश हैं। अब देखिए कई मिथ्स होती हैं दुनिया में, जैसे कि आप देखिए आजकल भी महंगाई का बड़ा शोर है, लेकिन असल बात यह है कि महंगाई एक वेकअप कॉल होती है कि जो बताती है कि आपकी आमदनी कम है, क्योंकि हम कई चीज़ों को अज़ल से गलत तौर पर तस्लीम करते चले आ रहे हैं, जिसमें एक बात यह है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारे कपड़े छोटे हो गए हैं, जबकि कपड़े छोटे नहीं होते, हम मोटे होते हैं। इसी तरह कई दफ़ा हम ये मुआशरे में सुनने में आता है कि दौलत या दौलत कमाना कोई बुरी बात होती है। किसी को मटीरियलिस्टिक जो लोग बाज़ औक़ात कहते हैं तो वो उसके अंदर भी यही पैगाम छुपा होता है। लेकिन एक ऐसे मुल्क के बासी होने के नाते जो कि कर्ज़ों में डूबा हुआ है और हुकूमत बज़ाते ख़ुद परेशान है, तो वो अवाम की परेशानियाँ कैसे दूर कर सकती है? अवाम को इस बारे में ख़ुद कोई कदम उठाना होगा और हुकूमत को भी अवाम के साथ सच बोलना होगा कि आप जब तक हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, आप जब तक उठेंगे नहीं और कोई काम नहीं करेंगे और वक्त ज़ाया करना नहीं छोड़ेंगे, और जब तक आप गोल सेटिंग नहीं करेंगे कि आपकी आमदनी बढ़े, कोई हुकूमत दुनिया की, चाहे वो अमेरिका की हुकूमत हो, वो आपको ज़िंदगी की सहूलतें मुकम्मल आपकी आसाइशों को मुहैया नहीं कर सकती। सो बता देना चाहिए सच सच अवाम को कि खुद कुछ करना पड़ेगा, साढ़े ते ना रहना। तो आप अंदाज़ा करें, महंगाई को पहली दफ़ा आई है, हर हुकूमत में महंगाई की एक लहर आती है और कभी कभी फिर ये लहर ज़्यादा बड़ी आती है और उसमें ये बढ़ास निकालना हुकूमत बहुत बुरी है, हुकूमत बहुत बुरी है, और ख़ुद हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ये तो नाकामी का फार्मूला है। तो कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ों में फंसे होते हैं जो अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पर लोग गुर्बत को और नेकी और अच्छाई को सिनोनिमस समझते हैं। लोग समझते हैं कि गरीब होना और अच्छा इंसान होना ये एक ही बात है। लोग समझते हैं कि अमीर होना और डर्टी फिल्थी होना एक ही बात है। यानी लोग जो हैं अमीरों को देखते ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई बहुत ही कोई बुराइयों का शिकार रहे हैं, इन्होंने ज़रूर कोई बुरा काम किया होगा। और लोग बड़े फख्र कहते हैं यार मैं शरीफ आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। मतलब लोग इसको गुर्बत को एक तमग़े इम्तियाज़ के तौर पर लेते हैं। ये बात दुरुस्त हरगिज़ नहीं है। इंसानों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने रिज़्क़ के लिए कोशिशें करें, आगे बढ़ें और इससे वाबस्ता जो मिथ्स हैं उनको तोड़ दें। अगर आप गोल सेट कर सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं और डिग्री हासिल कर सकते हैं, इसी तरह आप गोल सेट कर सकते हैं और आप दौलत भी हासिल कर सकते हैं। और अगर 10 लोग गोल सेट करेंगे तो फिर कम अज़ कम कोई उनमें से 2, 4, 5 उसे हासिल भी करेंगे। लेकिन अगर 10 लोग गोल सेट नहीं करेंगे तो कोई गोल हासिल नहीं करेगा। सही बात है। मिस शुमाइला, आप बताइए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और हम पहले से बता नहीं पाते, क्योंकि प्रॉब्लम्स बता के तो आती नहीं, मौसमों की तरह होती हैं, मौसम बदल भी हो सकता है, मगर हमें एक अंदाज़ा सा होता है कि अब गर्मियाँ, अब सर्दियाँ, अब बहार, अब ख़िज़ां। तो हमारा ये अगर यकीन हो, ईमानियात हो कि मैं जो भी मसला आ जाएगा मैं इसको हल कर लूँगा, या ये हो कि यार जे रौला पै गया, मुश्किल पै गई तो मैं मारिया गया, ये जो हमारी सोच है या ईमान है या जो पैराडाइम है या जो बिलीफ है, इसका कोई असर होता है? सर सबसे ज़्यादा असर इस बात का होता है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि हमने एक फ्रेम या एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपनी सोचों को, और उसको हम फ्लेक्सिबल नहीं करते। मतलब जैसे थोड़ी देर पहले मिस मनहल बात कर रही थी कि ये शायद सोसाइटी सिखा रही होती है फीमेल्स को, तो ये एक फ्रेम भी तो है ना जो हम ले रहे हैं दूसरों से, ये थॉट की फ्रेमिंग जिसको हम कह रहे हैं, और इसके बियॉन्ड हम सोचते नहीं सोच रहे होते। और अगर कोई सोचना शुरू करे तो उसको थोड़ी सी मुश्किलात भी पेश आती हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपनी, ख़ास करके स्ट्रेस और क्राइसिस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट की प्लानिंग करना कि अच्छा स्ट्रेस को बजाय इस वजह से या क्राइसिस को इस पैराडाइम में लेना कि अब लाइफ रुकेगी, अब प्रॉब्लम्स आएंगी और बस ज़िंदगी ख़त्म, बजाय इसके इसको एक अपॉर्चुनिटी, जो शुरू में भी हम बात कर रहे थे कि क्राइसिस को अगर हम अपॉर्चुनिटी की परसेप्शन से डील करना शुरू कर दें तो वो जो केमिकल्स की सर बात कर रहे हैं तो वो भी एक, उसमें भी एक वाज़िया तौर पर फ़र्क आता है और फिर हम एक सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, इत्मीनान। सो बिलीव्स का बहुत रोल होता है, और अगर हम अपनी पैराडाइम्स का बहुत ध्यान रखते हैं और उसको ख़ास एहतियात से, और जैसे मिस आमना ने कुछ सोर्सेज बताए कि कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, और पैराडाइम्स को भी चेंज करने के लिए अगर हम इन सोर्सेज का इस्तेमाल करें तो बहुत ही एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी। डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो है कि लोग की कहणगे जो उन्होंने पता लग गया ते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और मेरी कहीं चुनरी में दाग ना लग जाए, कहीं मेरे पे इल्ज़ाम ना आ जाए, कहीं जो है ना लोग मुझ पे उंगलियां ना उठाएं, ये भी तो एक खौफ है जो हमें आगे बढ़ के मसले से निकलने नहीं देता। ये शेम का एलिमेंट है, और दुनिया में तमाम कल्चर्स में ये यकसा पाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम ये फ़िक्र करते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर हम इसी झंझट में रहेंगे, और इस झंझट में से निकलने की ज़रूरियात हैं। और ये जो कई दफ़ा वेस्ट में बड़े बड़े नामी गिरामी वो कहते हैं जी आके बताते मुझे एड्स है, तो ये उनके ऊपर दबाव डालती है या ये बता देना, आश्कार कर देना उनको एमेंसिपेट कर देता है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वादा माफ़ हुआ होते हैं। आपने देखा कि कई लोग आके तो जुर्म का इकरार कर लेते हैं तो उनको यानी सज़ा से इस्तिस्ना मिल जाता है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में यूँ सोचते हैं कि किसी को कहीं पता ना चल जाए क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे, तो ये एक बोझ बनता चला जाता है। लेकिन जो ही हम सिलेक्टिव लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, आप किसी ऐसे बंदे से बात नहीं करेंगे जो उसके बाद आपके नुकसान का बायस बने, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो उनसे आप बात करते हैं। तो हमें अपने ईमानियात पे भी नज़रसानी करनी पड़ेगी, उसको रिविज़िट करना पड़ेगा कि हमारे ईमानियात में यानी पैराडाइम्स में यानी हमारे बिलीव्स में कौन से बिलीव कितने पुराने हैं। और आप याद रखिए, हमें अच्छा लगे या हमें बुरा लगे, 21वीं सदी में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, साइंटिफिकली डेवलप हो रही हैं, जो पैराडाइम्स डेवलप हो रही हैं, जो यूनाइटेड नेशन मिल के अक़वाम आलम के शऊर को इकट्ठा करके नताइज अख़ज़ करके आप तक पहुँचा रही है। आपके अपने मुल्क की पार्लियामेंट होती है, आपका अपना मीडिया होता है जो हक़ाइक़ सामने ला रहा होता है, जो ख़बरें सामने ला रहा होता है। आप देखें रोज़ाना ख़बरें अनफोल्ड होती हैं और इनसे आपकी नई ईमानियात बन रही होती है, आपको नए मैसेज जो है मिल रहे होते हैं और नताइज अख़ज़ करने का मौका मिल रहा होता है। तो कभी ना कभी हमें अपने बिलीव्स को रख के देखना चाहिए कि उनमें से कितने पुराने हैं, कितने बासी हैं, कितने पुराने हैं और दुरुस्त हैं, और कितने पुराने हैं और दुरुस्त नहीं है, और किन में से सरांड आ रही है और किन में से बदबू आ रही है। तो हमें रिविज़िट करके एक छलांग लगा के उस चुंगल से निकल आना चाहिए जो हमें स्टक रखता है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, और बहुत सारे लोग हमें पीछे लगाए रखते हैं और ख़ुद इस्तेसाल करके हमारा अपनी ज़िंदगी को संवार रहे होते हैं और हमें गुमराह कर रहे होते हैं। वो हमें कुछ और कह रहे होते हैं और ख़ुद वो कुछ और कर रहे होते हैं। वो उनके कौल फ़ेल में जो तज़ाद होता है, हमें उसे गौर से देखने की ज़रूरत होती है और हमें चंद चीज़ों के बारे में तहैया कर लेना चाहिए कि 21वीं सदी में ज़िंदगी गुजारने के लिए 20वीं सदी की स्किल्स भी काम नहीं आती, क्योंकि ये बड़ा फ़र्क आ गया है। पहले 200-300 साल तक
दुनिया में नई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं थी, दुनिया इतनी स्लो थी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई ट्रेन जब अभी रेंगना शुरू करती है तो आप फिर उतर के किसी से कोई चीज़ पकड़ के दोबारा सवार हो सकते हैं, लेकिन जब ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही होती है तो आप बाहर छलांग फिर नहीं लगा सकते। एरोप्लेन में भी ऐसा नहीं कर सकते। एरोप्लेन में भी ऐसा नहीं कर सकते। सो हमें अपने पैराडाइम्स पे, अपने बिलीफ्स पे कुछ नज़र डालनी चाहिए, अपनी स्किल्स के मामले में सोचना चाहिए कि हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि अब हम जंगल के ज़माने में नहीं रहते। अब हमें कोई शेर, चीता या भेड़िया नहीं खा जाएगा जो हम ज़रा सी बात पे इस तरह सोचने लगते हैं। और हमें बहुत सारी स्किल सीखनी होगी, अपने आप को ऐसे देखना होगा जैसे दूसरे हमें देखते हैं, और अपने नज़रियात में वो तब्दीली लानी चाहिए जो कारआमद हो। अगर कोई बिलीफ़ हमारे लिए कारआमद नहीं तो उसे छोड़ दीजिए और उसकी जगह एक ऐसे बिलीफ़ को अपना लीजिए जो हमारे लिए कारआमद हो। और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करती है। यानी जितना हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उतना ही हमारी लाइफ अच्छी है। आप किसी भी बंदे को देख लें, चाहे वो किसी भी पेशे से मुंसलिक हो, चाहे वो हवाई जहाज़ का पायलट हो या कोई डॉक्टर हो या कोई वकील हो या कोई ज़िंदगी में वो तजारत कर रहा हो, जैसी उसकी तबादला ख़यालात की स्किल्स हैं वैसी ही उसकी ज़िंदगी में आपको हुस्न नज़र आएगा। और जो बात नहीं कर सकता, जिसके लिए हर चीज़ अनडिस्कसेबल है, जो अपने अंदर साइलेंस में जलता रहता है, तो आप समझें कि उसकी ज़िंदगी पसमानदगी की तरफ चलती रहती है। और जहाँ तक विल का ताल्लुक़ है, आजकल विल के साथ बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो एजेंसी में बदल जाती है। एजेंसी वो काबिलियत है कि फिर आप जो कहते हैं वो आप करके दिखाते हैं। जैसे आप कहते हैं नहीं, ये एजेंसियाँ का काम है, तो वो उसका मतलब यही है कि एजेंसियाँ जो काम करती हैं वो खाली विल से नहीं करती, वो बल्कि उसमें स्किल भी करती हैं। वैल्यू एडेड विल को हम एजेंसी कहते हैं। तो बड़ा अच्छा काम होता है। थोड़ा लिबरेट होने की ज़रूरत है, झंझट से निकलने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम सदियों से कुछ झंझटों में फंसे हुए हैं और हमारी किस्मत ख़राब है। तो ये बात मैं कहूँगा कि इसको रद्द कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जिस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है उस चीज़ को अपना लीजिए। जिस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में बदहाली आती है तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। और जो चीज़ आपके लिए काम करती है उसे आप काम करने का मौका दें। जो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती उसे आप रद्द कर दें, उससे हट के चलना शुरू हो जाएं और गिल्टी फील ना करें। आप इस ज़िंदगी में, जिसे बाज़ लोग इसलिए ख़राब कर लेते हैं कि ये आर्जी ज़िंदगी है, तो मैं समझता हूँ कि आप इससे बदला हुआ तर्ज़ अमल अपना सकते हैं। हमारे जो मुल्की हालात हैं, हमारे जो कल्चरल हालात हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम कहते हैं सब कुछ ऐसे ही रह जाना है, इस वास्ते कुछ भी ना अच्छा बनाए। ये कितनी सेल्फिश अप्रोच है, क्योंकि अगर सब कुछ यहाँ रह जाना है तो वो फिर दूसरे इंसानों के काम आएगा। इवन आम के पौधे के बारे में कहा जाता है कि जो आम का पौधा लगाता है वो उससे आम नहीं खाता, आम अगली नस्ल खाती है। तो जो अज़ल से लोग जिद्दोजहद करते आए तो उनकी मेहनत के समरात हम खा रहे हैं, और जो हम करेंगे तो उसके समरात आने वाली नस्लें खाएंगी। तो हमें इस अप्रोच में नहीं पड़ना चाहिए। हाथ का एक कबूतर झाड़ियों के 2 कबूतरों से अच्छा ही होता है। हमारे कल्चर में ये भी कॉन्सेप्ट है कि अक्सर लोग अपने पैराडाइम नहीं चेंज करते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे दादा परदादा भी यही करते थे, वो भी तो कामयाब थे, वो उन्होंने भी ज़िंदगी इस तरह ही गुजारी है। अक्सर लोग अपने पैराडाइम से बहुत ज़्यादा स्टक हुए होते हैं और वो उस चीज़ से नहीं निकलते हैं। बेशक इवन इफ उनको उनकी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी होती हैं, इवन देन वो उस चीज़ से नहीं निकलते। आई एम हियर टू टेल यू, और किसी के दादा परदादा कामयाब हों तो हों, मुझे पता है कि मेरे दादा परदादा बहुत कामयाब नहीं थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी स्लो थी, उनकी ज़िंदगी बड़ी पसमानदा थी, उनकी ज़िंदगी बड़ी सुस्त थी। वो तालीम याफ्ता नहीं थे, वो रोशन ख्याल नहीं थे, वो खुशहाल नहीं थे। बाकी जो लोग भी इस गुमान में रहना चाहते हैं कि उनके आबा अजदाद की हलीम की फैक्ट्रियाँ थीं, या मुग़ल बादशाह जो हैं वो बहुत तरक्की याफ्ता बादशाह थे, या पिछली सदियों में कोई लोग बड़े काबिल थे, या ऐसा था या वैसा था, तो ये सारा नॉस्टैल्जिया है। हकीकत यह है कि 100 साल पहले भी ज़िंदगी बहुत पसमानदा थी। आप में से कोई वो ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहेगा। अगर आपको
500 साल पुरानी ज़िंदगी में धकेल दिया जाए तो चंद ही दिनों में आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। सर आजकल तो ये भी है ना कि लोग, जैसे कि आपने बात की कि लोगों को फिक्स्ड और स्टक नहीं होना चाहिए किसी भी पुरानी बात के लिए। आजकल तो इतना हमारी एडवांस हो चुके हैं हम कि किसी कोई प्रॉब्लम, अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम भी सामने आ जाए तो जैसे कि आप अक्सर बताते हैं कि आप हेल्प ले लें, किसी मेंटोर की ले लें, गूगल पे चले जाएं, तो 200 किस्म के कंक्लूजन या 200 किस्म के सलूशन उस चीज़ के बारे में मौजूद होते हैं कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पहली दफ़ा मेरे साथ प्रॉब्लम पेश आई है ये किसी के साथ नहीं पेश आई, या ये मैं इसको कैसे सलूशन करूँगा। तो इसके लिए देखिए, एक किसी झंझट में फंसे होने का भी बड़ा मज़ा होता है कि अगर वो झंझट बहुत फेमिलियर है, अगर कोई बहुत ही फेमिलियर दुख है तो उस दुख को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी एक लव हेट रिलेशनशिप जो होता है, जो पैथोलॉजिकली बड़ा सॉलिड होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ भी दिल लगा लेते हैं। लोग पसमानदगी को भी अपनी मोहब्बत का फोकस बना लेते हैं। बदलने की ज़रूरत है और हम सब बदलेंगे। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम धक्का खा के बदलेंगे या हम अपनी स्वीट विल से बदलेंगे। अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और फिर प्रोग्राम के अख्ताम तक हम पहुँच रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर कोई शख्स करता है या नहीं करता, और टाइम मैनेजमेंट में वो प्रायोरिटाइजेशन रखता है या नहीं, कि कौन सा ज़्यादा अहम है काम, कौन सा ज़्यादा अहम नहीं है, तो क्या मुश्किलात से जूझने में और मसलों को हल करने में और क्राइसिस से निकलने में और उनमें अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने में इसको आसानी होगी, या जो बस सरपट दौड़ता चला जाए उसके लिए आसानी? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में एक फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग मसलों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं टिल द लास्ट मिनट टू सॉल्व देम, उससे उनका मसला हमेशा बढ़ता ही है, कम नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ को जो आप पीर वाले दिन कर सकते हैं, अगर आप उसको जुमे वाले दिन तक प्रोक्रेस्टिनेट करें तो उससे आपके पास उसको हैंडल करने की इमोशनल एबिलिटी भी कम हो जाती है, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो गया। दूसरी, लेकिन जहाँ ये बात सही है वहाँ पे ये भी एक फैक्टर है कि कुछ लोग नेचुरली ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट पे बहुत ज़्यादा काम क्विकली करते हैं, स्ट्रेस लेके तो बड़ा लास्ट मिनट पे अपनी असाइनमेंट पूरी करेंगे, लास्ट मिनट पे अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो वो एक जो एक वेरिएबिलिटी है ह्यूमंस की कि एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, वो अपनी जगह मौजूद रहती है। बीइंग सेड, बात यह है कि वक्त से पहले अपने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सारे शो में जैसे आज हमने बात की कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि ये मसला मेरी तरफ आने वाला है, तो अगर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आप उसके लिए पहले अपने आप को इक्विप भी कर सकते हैं कि मैं उसके साथ किस टूल्स के साथ इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे। मिस आमना ने मेंटोर का जिक्र किया था। डॉक्टर साहब, अपना अब्दुर्रहमान साहब ने जिक्र तो किया मंडे का, पीर का, मगर मेरे ज़हन में कहीं गिरा लग गई, ये जो पीर फ़कीर और ये जो पीर व मुर्शिद टाइप लोग होते हैं जो वादा करते हैं कि बस तुम्हारी ज़िंदगी मैं सब ठीक कर दूँगा, बदल के रख दूँगा, और ये क्योंकि महबूब कदमों में आ जाएगा और ऐसी बात है। और वो बंदा जो होता है या बंदी जो होते हैं वो किसी बुहरान का शिकार होते हैं, वो किसी मुश्किल का शिकार होते हैं और वो अज़ खुद उससे निकल नहीं पाते और वो इन लोगों के पास चले जाते हैं। देखिए, आज की ज़िंदगी में इन पीरों फ़कीरों का कोई मकाम नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि फ़लाँ जाली पीर, मैं बताऊँ कोई जाली पीर नहीं होता, सारे पीर जाली होते हैं। ये रिडंडेंट है, ये सारे पीर फ्रॉड होते हैं। आप जिसको चाहें अपनी तहकीक का निशाना बना लें। जितने पीर मुर्शद, जितने ये खानगाहें, जितने ये ठिकाने, ये जितने ये सारे हैं, ये इंसान की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये इस्तेसाली लोग हैं, ये कमज़ोर इंसानों की कमज़ोरियों को निचोड़ते हैं। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि कोई दस्तनगर आप तक आया है, कोई कमज़ोर आप तक आया है और आप उसे स्ट्रेंथ देने की बजाय आप उसको जो थोड़ी बहुत पूंजी है, उसकी जो आखिरी सांसें वो ले रहा है, वो भी आप छीन लेते हैं। आप अच्छी सर्टेनिटी एक ऐसा फैक्टर है जो अब लोगों को जब ये पीर फ़कीर देते हैं कि बस ये काम हो गया
तो लोगों को वो आसान लगता है और उसकी तरफ वो चले जाते हैं। लोगों का अपना कसूर है ना, जबकि साइकोलॉजिस्ट के पास आए तो वो कहते हैं कि आपको खुद कोई काम करना पड़ेगा, आपको कोई एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, कुछ सीखना पड़ेगा, इसमें वक्त भी लगेगा। इसमें दो चीजें चाहिए कि मोटिवेशन चाहिए यानी विल चाहिए और स्किल चाहिए। और आज के ज़माने में आप देखते हैं हर रोज़ नए नए तरीक़ों से लोग ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो भाई आपका कोई पुर्जा कम है। मतलब देखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और दूसरे लोगों के पास वो चीज़ें मौजूद हैं तो आप एतमाद से आगे बढ़िए। आप रश की नज़र से ज़रूर देखें लेकिन हसद की नज़र से ना देखें। और आप जो पुराने तोहमात हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो ऐसा है, मेरी तो किस्मत में ऐसा, भाई किस्मत आपको बताई तो नहीं गई। हाँ, अगर आपको किस्मत लिख के बता दी जाती तो फिर आपके लिए जस्टिफाइड था कि आप वही करें जो किस्मत में लिखा है। लेकिन ये किस्मत का पन्ना तो लिख के छुपा दिया गया है और आपको एक खुली अप्रोच दी गई है कि ये मैदान है और ये आप हैं। अगर आपने भागना है, दौड़ना है तो दौड़ने वालों के लिए तो मैदान एक जैसे ही होते हैं। सो ये जो लोग गुमराह करने वाले हैं, जो आपको आसान रास्ते बताते हैं, एक मुहावरा है टू गुड टू बी ट्रू। जब कोई आपको कहता है ना कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और पत्थर दिल महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, ये ना हो कि सर पे कोई पत्थर आके गिरे आपके। तो इन चीज़ों में से निकल जाएं, बिल्कुल इन चीज़ों में से निकल जाएं। जो लोग आपको पत्थरों की तरह बांध के रखना चाहते हैं और कुत्तों को खुला छोड़ देना चाहते हैं, तो ज़िंदगी आप ही की मुश्किलात में होगी, क्योंकि आपको मुतहर्रिक होना पड़ेगा। आपको बुरे लोगों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एक इंसान से क्या 2 दफ़ा आपने धोखा खाना है कि नहीं, इस बुनियाद पर कि वो आपका फैमिली मेम्बर है, या इस बुनियाद पर कि वो 10 साल से आपका दोस्त है, या इस बुनियाद पर कि वो आपका महल्लेदार है। तो फेमिलियरिटी के ऊपर धोखा ना खाएं। और एक इंसान से 2 दफ़ा धोखा खाना तो बहुत ही अहमकाना होगा। आप 1 दफ़ा धोखा खाते हैं तो ये किसी और का कसूर होगा, लेकिन जब आप 2 दफ़ा धोखा खाते हैं तो आपका ये अपना कसूर, ये चॉइस है। ये भाई चॉइस है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि नाजरीन ने भी हमारी आज की जो डिस्कशन है उसे अपनी अपनी ज़िंदगियों से सबक सीखे होंगे, क्योंकि रोज़मर्रा न चाहते हुए, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वक्त से पहले बता नहीं सकते, अनसर्टेनिटी है, उससे हमें आंखें चार करनी पड़ती हैं। और उसके लिए अगर हम तैयार हैं, हमारे पास असासा है लोगों की शक्ल में, अपनी ज़ाती क़ुव्वत की शक्ल में, अपनी सलाहियत की शक्ल में, तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। मेरा ख्याल है मिस नादिया शेख, ये गाना ही अगर आप सुना दें और हम इसी पे प्रोग्राम का इख्तिताम करें तो बहुत अच्छा होगा। ख़वातीन व हज़रात, आपके आमद का, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लीविंग यू विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं